सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। आज हम अभ्यास सागर के पाठ 20 जिसका शीर्षक है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, उसका अभ्यास कार्य करेंगे। बच्चों, इस पाठ में हमें अर्थ के आधार पर वाक्य भेद ये उपविषय दिया गया है, जिसकी जानकारी हम विभिन्न वाक्यों के माध्यम से प्राप्त करेंगे। विभिन्न प्रकार के वाक्य हमें पाठ में दिए गए हैं। उन वाक्यों में जो जो भाव प्रकट होते हैं, उन भाव के आधार पर हम ये अंदाजा लगाएंगे और उस वाक्य को पढ़कर ये स्पष्ट करेंगे कि यह वाक्य किस वाक्य के भेद के अंतर्गत आता है। आइए प्रश्न नंबर 1 में समझते हैं। वाक्यों को पहले हम ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तथा उनसे प्रकट होने वाले उचित अर्थ या भाव पर निशान लगाएंगे। क भाग में वह अपनी तुलना दूसरों से करता है। यहाँ चिंता का भाव है कि चिंता के कारण वह अपनी तुलना दूसरों से करता है। सुखी मनुष्य कौन है, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसलिए प्रश्न सूचक है। ये प्रश्न का भाव प्रकट हुआ है। काश एजेंट का वैभव भी मेरा होता। काश के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह है, जिससे स्पष्ट होता है कि ये इच्छा का भाव प्रकट हुआ है। घ भाग अपने चरित्र को सुदृढ़ बनाए, इसमें सुझाव का भाव है। एक सुझाव दिया जा रहा है कि हमें अपने चरित्र को सुदृढ़ बनाना है। किसी से ईर्ष्या मत करो, इसमें निषेध का भाव है, अर्थात नहीं का भाव है कि हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। ऊपर जो वाक्य हमने पढ़े बच्चों, ये सभी वाक्य ऐसे हैं जो अलग अलग भाव या अर्थ को प्रकट कर रहे हैं। अर्थ के आधार पर इन वाक्यों की रचना भी अलग तरीके से होती है। आइए समझते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। यहाँ मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगी कि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं और रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। परंतु अर्थ के आधार पर जो 8 भेद होते हैं, उनकी जानकारी हम इस पाठ में प्राप्त करेंगे। आइए नीचे दिए गए वाक्यों के माध्यम से ये समझते हैं कि यह अर्थ के आधार पर जो पहला विधानवाचक वाक्य है, इसके अंतर्गत हम कैसे वाक्यों को रखते हैं। पहला उदाहरण, हमने जीवन में कई पड़ोसी बदले हैं। उस दिन शनिवार था, उसका रोम रोम पुलकित हो उठा। रोम रोम के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जिन वाक्यों से किसी काम के करने या होने का भाव प्रकट हो तथा किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में सामान्य अर्थात साधारण जानकारी प्राप्त हो, वे विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। विधानवाचक वाक्य वास्तव में साधारण वाक्य ही होते हैं या जिन्हें सरल वाक्य भी कहा जाता है। विधानवाचक वाक्य के कुछ और उदाहरण करते हैं, जिसके माध्यम से हमें विधानवाचक वाक्यों के विषय में जो जानकारी है वो स्पष्ट हो जाए। बच्चा खेल रहा है, राम किताब पढ़ता है। विधानवाचक वाक्यों में एक कर्ता, एक क्रिया और एक कर्म होता है तथा एक समापिका क्रिया होती है। बच्चा यहाँ कर्ता है, खेल यहाँ कर्म है, रहा है यहाँ रहा क्रिया है और है यहाँ समापिका क्रिया है, जिससे वाक्य पूरा हो रहा है। इसी तरह दूसरे वाक्य में राम करता है, किताब कर्म है, पढ़ता ये क्रिया है और है समापिका क्रिया है, जिसके द्वारा हमारा वाक्य पूर्ण हो रहा है। प्रश्न नंबर 3 में हमें कुछ और वाक्य दिए गए हैं, जिनसे कुछ और भिन्न भाव प्रकट हो रहे हैं। उसके पास एक भी कोट नहीं है, वह एकाएक कोई जवाब नहीं दे सका, राधा कुछ ना कर सकी। इन वाक्यों को समझकर हमें पता चलता है कि इसमें नहीं का भाव स्पष्ट हो रहा है। तो जिन वाक्यों में किसी कार्य या बात के न करने या न होने का भाव प्रकट हो, वे निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। यह अर्थ के आधार पर वाक्य का दूसरा भेद है। आइए निषेधवाचक वाक्य के कुछ और उदाहरण करते हैं। क भाग में मैं लिख नहीं पा रहा हूं, मैं सो नहीं पा रहा हूं। जहां नहीं, मत लगा, न लगा, वो नकारात्मक वाक्य के उदाहरण होते हैं। प्रश्न नंबर 4 में हमें कुछ और वाक्य दिए गए हैं, जिनको पढ़कर हम उसके अंतर्गत दिए गए भावों को समझेंगे। बाहर खेलो, अंदर आ जाओ, जोर से मत बोलो। ये सभी वाक्य हमें किसी निर्देश या आदेश की तरफ संकेत कर रहे हैं। तो जिन वाक्यों में किसी व्यक्ति को आदेश या निर्देश देना हो, वे आज्ञार्थक या आज्ञा सूचक वाक्य कहलाते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो,
क्या तुमने सारे आम खा लिए। इन वाक्यों को जब हम पढ़ रहे हैं बच्चों, तो हमें पता चल रहा है कि प्रश्न पूछा जा रहा है, और वाक्य के अंत में जो प्रश्न चिन्ह लगा है वो इन वाक्यों को और भी अधिक स्पष्ट कर रहा है कि यह प्रश्नवाचक वाक्य हैं। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाए वे प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। यह अर्थ के आधार पर अगला भेद है। आइए कुछ और उदाहरण करते हैं। क भाग, क्या वो कल आएगा। तुम्हारा नाम क्या है। प्रश्नवाचक वाक्य में आवश्यक है कि हम वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाएं जब हम उदाहरण के द्वारा उसको लिखें। प्रश्न नंबर 6, अरे तुम यहाँ भी आ गए। हाय मेरे दांत में दर्द है। अरे और हाय शब्द के पीछे विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा है, जिसको देखकर हमें स्पष्ट होता है कि यह विस्मयादिबोधक वाक्य के उदाहरण है। परिभाषित इस प्रकार से किया गया है कि जिन वाक्यों में हर्ष, हर्ष का अर्थ आता है खुशी, शोक का अर्थ है दुख, आश्चर्य का अर्थ है हैरानी, घृणा का अर्थ है जिसको देखकर हमें हीन भाव आए, दुख का भाव प्रकट होता है, वे विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाते हैं। अरे राजेश गिर गया। हाय मुझे दर्द हो रहा है। तो विस्मयादिबोधक चिन्ह जहां लगता है और हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा या दुख के भाव इसके माध्यम से प्रकट होते हैं, वे विस्मयादिबोधक वाक्य होते हैं। प्रश्न नंबर 7, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। अब कुछ और वाक्य हमें दिए गए हैं। आइए बच्चों इन वाक्यों को पढ़ते हैं। काश हम चांद की सैर करते। अब यहाँ भी विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, पर काश शब्द जो है वो हमें इच्छा बता रहा है। शुभकामनाएं भी आती हैं इसमें, और अभिशाप का भाव भी प्रकट किया जाता है। आपकी यात्रा मंगलमय हो, ये शुभकामनाएं हैं। भगवान करे तुम अपनी मंजिल प्राप्त करो, ये इच्छा का भाव है। तो जिन वाक्यों में इच्छा, शुभकामना, अभिशाप का भाव प्रकट किया गया हो, वे इच्छा बोधक वाक्य कहलाते हैं। जहां हम कोई इच्छा रखते हैं। काश मैं भी घर में होती एक अन्य उदाहरण है इच्छा बोधक वाक्य का। आपका दिन मंगलमय हो। प्रश्न नंबर 8 में हमें कुछ और वाक्य दिए गए हैं। आइए जानते हैं अर्थ के आधार पर ये कौन से वाक्य हैं। शायद कल बारिश हो जाए, हो सकता है कोई ना आए। इन वाक्यों को जब हम पढ़ रहे हैं तो हमारे मन में एक शंका, एक संदेह का भाव प्रकट हो रहा है। हम किसी भी कार्य के लिए इन वाक्यों को पढ़कर निश्चिंत नहीं है। शायद कल वर्षा हो जाए, मतलब पक्का नहीं है कि कल वर्षा होगी। शायद हो जाए, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। हो सकता है कोई ना आए। तो इसमें संदेह का या शंका का भाव प्रकट हो रहा है। तो हम संदेह बोधक वाक्यों को इस तरह परिभाषित करते हैं। जिन वाक्यों में संदेह का भाव प्रकट हो वे संदेह बोधक वाक्य कहलाते हैं। अर्थात इन वाक्यों में हम किसी भी कार्य के लिए पूर्ण रूप से निश्चिंत नहीं होते हैं, निश्चित नहीं होता है कि कार्य होगा या नहीं होगा। आप संदेहबोधक वाक्य के 2 उदाहरण लिखिए, हमें यह कहा गया है। तो आइए 2 उदाहरण और लिखते हैं। शायद कल मैं स्कूल ना जाऊं, हो सकता है तुम मुझसे मित्रता ना करो। प्रश्न नंबर 9 में हमें कुछ और वाक्य दिए गए हैं। आइए जानते हैं अर्थ के आधार पर ये किस प्रकार के वाक्य हैं। अगर तुम मेरे घर आओगी तभी मैं जाऊंगी। यदि तुम मेहनत करती तो तुम्हारे अच्छे अंक आते। इन वाक्यों को पढ़कर जो भाव उत्पन्न हो रहा है बच्चों, वो शर्त या संदेह का भाव प्रकट हो रहा है। तो जिन वाक्यों से किसी काम या बात का होना अथवा ना होना किसी दूसरे काम के होने अथवा ना होने पर निर्भर करता हो, वे शर्त बोधक या संकेत वाचक वाक्य कहलाते हैं। आइए इन वाक्यों को कुछ और उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। यदि तुम कलम दोगे तो मैं लिखूंगी। तो जहां कोई कंडीशन या कोई शर्त लगती है वह हमारे शर्त बोधक वाक्य होते हैं। प्रश्न नंबर 10 में जो हमने संधि पहले की है उसका पुनरावृत्ति कार्य दिया गया है बच्चों। तो आइए एक बार फिर से संधि के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। सद वाणी, द वर्ण जो हमें दिया गया है ये हमारा त थ द तवर्ग का तीसरा वर्ण है। जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो ये त बन जाता है, मतलब
पहला वर्ण आ जाता है। अगर त हो तो द हो जाएगा तृतीय वर्ण, और जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो वो तृतीय वर्ण प्रथम वर्ण में बदल जाता है तवर्ग के। तो तवर्ग का पहला व्यंजन जो है वर्ण है वो है त, इसलिए हो जाएगा सत जमा वाणी। भगवत भक्ति, तो भगवत भक्ति हो जाएगा द के स्थान पर, क्योंकि अगर हम देखें तो तवर्ग का त थ द, द तृतीय वर्ण है और तृतीय वर्ण के स्थान पर व्यंजन संधि का यह नियम है कि प्रथम वर्ण आ जाता है। उन्नति, उत जमा नति, ये भी व्यंजन संधि है बच्चों। इसमें जब न है, न अंतिम वर्ण है तवर्ग का, पर जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो वो अंतिम वर्ण प्रथम वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए उत जमा नति, त थ द ध न। संवाद, सम जमा बाद, अब स के ऊपर जो अनुस्वार है वो म का स्वर दे रहा है, इसलिए जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो सम म हलंत में होगा। आपको मैंने पीछे भी बताया है कि अगर न का स्वर भी हो, संतोष भी हो, तब भी व्यंजन संधि के नियम के अनुसार सम जमा तोष ही किया जाता है। सन कहीं भी नहीं आएगा शब्द, अगर आप सन जमा तोष करोगे तो वो गलत हो जाएगा। शोषण, शोष जमा अन, व्यंजन संधि के नियम के अनुसार जहां न होता है स्वर के साथ या सिर्फ न होता है हमारा जमा के निशान के बाद, वो अण में परिवर्तित हो जाता है। तो शोषण जब हम संधि विच्छेद करेंगे बच्चों तो हो जाएगा शोष जमा अन, शोषण बन जाएगा। तो इस तरह ये व्यंजन संधि के विभिन्न उदाहरण हमने किए। प्रश्न नंबर 11 में हमें कुछ शब्दों में संधि करने के लिए कहा गया है। प्र जमा मान, अब यहां भी न है बच्चों, जो अंतिम वर्ण है हमारा त थ द ध न, तो ये भी अण में परिवर्तित हो जाता है। व्यंजन संधि का नियम है, जब हम इसकी संधि करेंगे तो प्र जमा मान प्रमाण, सम जमा रक्षक संरक्षण, सम जमा मति सम्मति। अब यहाँ अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग इसलिए नहीं हुआ क्योंकि पहला जो हमारा पूर्व पद है उसका अंतिम जो वर्ण है म, वो अलंत रूप में और आगे भी समान ही वर्ण है। जहां प्लस के निशान के पहले और बाद में दोनों समान वर्ण हो, वहां कभी भी हम अनुस्वार का प्रयोग नहीं करते हैं। शरत जमा चंद्र शरद चंद्र, तत् जमा अनुसार तदानुसार, यहां भी वही नियम है। त हमारा पहला तवर्ग का व्यंजन है, इसलिए जब उसकी हम संधि करेंगे तो वह द में परिवर्तित हो जाएगा तृतीय वर्ण में, और नीचे तत् जमा अनुसार में भी तदानुसार हो जाएगा, तृतीय वर्ण में चला जाएगा। जो तीसरा व्यंजन है हमारे पास, तीसरा वर्ण है वो है त थ द। अब प्रश्न नंबर 12 में हमें भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए दी गई है। कुछ संज्ञा शब्द दिए गए हैं जिनकी हमने भाववाचक संज्ञा बनानी है, और कुछ क्रिया शब्द हैं। पूजना, पूजनीय, सुगम, सुगम्य, देव, देवत्व, निपुण, निपुणता। अब कुछ सर्वनाम शब्द भरने के लिए हमें कहा गया है। सर्वनाम शब्द वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं। मेरे पिताजी बाहर गए हैं, वे आते ही होंगे। तो पिताजी के स्थान पर जो संज्ञा शब्द है हमने वे यहां भरा। मैं अपना काम स्वयं करता हूं। दीवार के ऊपर कोई बैठा है, रास्ते में कुछ खा लेना, जैसा करोगे वैसा भरोगे। प्रश्न नंबर 14 में हमें कुछ शब्द दिए गए हैं वाक्य में, उनके विलोम शब्द लिखने के लिए कहा गया है। पाकिस्तान ने भारत की मैत्री का जवाब, अब मैत्री का विलोम शब्द होता है शत्रुता से दिया। हमें मनुष्य में गुण देखने चाहिए, अवगुण नहीं, क्योंकि गुण का विलोम है अवगुण। सबल मनुष्य डैश की सहायता करता है, सबल का विलोम है निर्बल। राम ने चुस्ती से काम लिया तथा शाम ने सुस्ती से। शीला परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुई और राधा परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गई। उत्तीर्ण का विलोम होता है अनुत्तीर्ण। प्रश्न नंबर 15, नीचे जो हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं इसमें प्रयुक्त मोटे काले पदों की जगह उपयुक्त समस्त पद प्रयुक्त करना है, हमने लगाना है। नदी की जल की धारा देखकर मन प्रसन्न हो उठा, ये समास विग्रह है, हमने समस्त पद बनाना है, इनको जोड़कर लिखना है। तो नदी की जलधारा देखकर मन प्रसन्न हो उठा, जल की धारा इकट्ठा जोड़ देंगे हम, जो बीच में की है उसको
हटा देंगे और वो बन जाएगा जलधारा। चंद्र है शिखर शीश पर जिसके कैलाश पर विराजमान है। तो उसको बोला जाता है चंद्रशेखर, ये शिव का नाम है, कैलाश पर विराजमान है। इसकी संधि जो हो जाएगी वो किस तरह से हो जाएगी? जो विग्रह है हमारा वो है चंद्र है शिखर पर शीश पर या शिखर शीश पर जिसके, पर जब हम स्मस्त पद बनाएंगे वो बन जाएगा चंद्रशेखर। तो चंद्रशेखर का अगर विग्रह करेंगे वो होगा चंद्र है शिखर शीश पर जिसके। वन के मानुस ने शहर में आतंक मचा रखा है। वन के मानुस का जब हम स्मस्त पद बनाएंगे वो बन जाएगा वन मानुस ने शहर में आतंक मचा रखा है। घ भाग में भीष्म ने जीवन जीवन पर्यंत विवाह न करने की प्रतिज्ञा ली। तो भीष्म ने आजीवन स्मस्त पद है और जब हम इसका विग्रह करेंगे समास का वो बनेगा जीवन पर्यंत या जीवन भर विवाह न करने की प्रतिज्ञा ली। मैंने प्रधान है जो आचार्य से 3 दिन का अवकाश मांगा। तो मैंने प्रधानाचार्य से 3 दिन का अवकाश मांगा, ये स्मस्त पद बनेगा और विग्रह होगा प्रधान है जो आचार्य। हमें अमीर और गरीब में भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमें अमीर गरीब में भेदभाव नहीं करना चाहिए। जहां और लगा है वो है हमारा विग्रह, और जब हम इसका स्मस्त पद बनाएंगे तो हम और को हटाकर योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इस तरह हमारा स्मस्त पद बनता है समास में। प्रश्न नंबर 16 में हमें एक ईमेल का प्रारूप लिखने के लिए दिया गया है कि ईमेल कैसे लिखी जाती है। तो आइए बच्चों सबसे पहले जानते हैं कि ईमेल का प्रारूप क्या है और उसका विषय क्या है। विषय हमें जो दिया गया है वो इस प्रकार से है। पहली बार अंतर विद्यालय भाषण प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया, इसके बारे में बताते हुए अपने मित्र को ईमेल कीजिए। नीचे दी गई जगह में इस ईमेल के मुख्य विचार बिंदु लिखिए। जो मुख्य पॉइंट होते हैं हमारे शीर्षक होते हैं वो ईमेल के मुख्य विचार बिंदु कहलाते हैं। तो आपके लिए कहा गया है कि आपने अंतर विद्यालय अर्थात विभिन्न विद्यालयों के बीच में जो भाषण प्रतियोगिता हुई है उसमें आपको प्रथम पुरस्कार मिला है। तो उसकी जानकारी देते हुए आपने अपने मित्र को एक ईमेल करनी है। तो ईमेल का प्रारूप इस प्रकार होता है। ईमेल हम इस तरह से लिखते हैं। सबसे पहले जो आप भेजने वाले हैं आपकी मेल आईडी उसमें डलेगी। तो मैंने नाम दिया है आपको राम, ram@yahoomail.com। फिर लेने वाला जिस मित्र को आप मेल लिख रहे हैं आप नाम अपने सुविधा के अनुसार बदल सकते हैं, श्याम@gmail.com। इस तरह फिर हम दिनांक डालते हैं। 16 दिसंबर मैंने यहाँ डाली है 2020, आप इसको बदल सकते हैं। समय साथ में लिखा जाता है। जब आप मेल करते हैं तो समय अपने आप आता है रात 9 बजे। पर हम यहाँ एक ईमेल का प्रारूप तैयार कर रहे हैं इसलिए हमें इन सबको लिखना आवश्यक है कि ईमेल किस तरह से लिखी जाती है। अब जो हमें विषय दिया गया है वो विषय है पहली बार अंतर विद्यालय भाषण प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार। विषय लिखने के बाद हम प्रिय मित्र श्याम, उसके बाद हम संदेश लिखेंगे जो जिसके विषय में हमने लिखना है वो संदेश कहलाता है। मित्र, पिछले सप्ताह मेरे विद्यालय में अंतर विद्यालय भाषण प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। इस प्रतियोगिता में अलग अलग पाठशालाओं से आए बच्चों ने भाग लिया था। भाषण प्रतियोगिता का विषय वर्तमान काल में बाल मजदूरी की समस्या थी। मैंने इस विषय को चुना है, आप कोई और चुन सकते हैं। मैंने अपने विद्यालय की ओर से एक प्रतिभागी के रूप में भाग लिया था। मैंने इस प्रतियोगिता की तैयारी बहुत अच्छी तरह से की थी। मैंने इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्रथम स्थान प्राप्त करने पर मैं आत्मविश्वास से भर गया, मुझ में कॉन्फिडेंस आ गया। मुझे इस प्रतियोगिता में जीत हासिल करके बहुत खुशी हुई। मैं यह खुशी तुम्हारे साथ बांटना चाहता था, इसलिए मैं तुम्हें ईमेल कर रहा हूँ। यदि तुमने भी किसी ऐसी प्रतियोगिता में भाग लिया हो तो मुझे ईमेल द्वारा जरूर बताना। तुम्हारा मित्र राम। यहाँ आप अपना नाम लिख सकते हैं। इस प्रकार हम पत्र जो हमें है उसका प्रारूप सीख सकते हैं। ईमेल का अलग प्रारूप है, पत्र का अलग प्रारूप है, प्रार्थना पत्र का अलग प्रारूप है। तो आशा करती हूँ कि मेरे इस वीडियो के माध्यम से आप संधि, ईमेल के इस प्रारूप को और अर्थ के आधार पर वाक्य भेद जो मैंने आपको बताए उसे अच्छी तरह से समझेंगे और ये मेरा वीडियो आपकी शिक्षा में मददगार सिद्ध होगा।
सबसे पहले आपसे मेरा विनम्र आग्रह है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बटन अवश्य दबाएं, ताकि समय समय पर जो मैं व्याकरणात्मक या किताब से संबंधित जितने भी वीडियो अपलोड करूं उसका आप लाभ उठा सके और आपकी शिक्षा में वो मददगार सिद्ध हो। इसी आशा के साथ एक बार पुनः आपसे आग्रह करती हूँ कि आप मेरे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार।